बल्कि लड़ाई शुरू हो गई है, न्याय की लड़ाई। पहले ये लड़ाई जीत ले, फिर पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। राम जी, न्याय की गुहार मांगने वाले और अपनों को छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाने वाले मैंने बहुत देखे अपनी जिंदगी में, पर न्याय के लिए लड़ने वाले ऐसे छोटे से योद्धा को मैंने पहली बार देखा है। राम जी, नतीजा कल चाहे कुछ भी हो, पर आज मुझे इस छोटे से भीमराव को देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। तुम में से किसी ने देखा है? नहीं तो हम लोगों ने नहीं देखा। हम तो खुद केशव के लिए परेशान हैं। न जाने कल से वो कहाँ चला गया। आप लोगों ने देखा है वो? अरे हम लोगों ने तुमसे सवाल पूछा है, तो बदले में तुम भी सवाल पूछोगे? इतनी औकात बढ़ गई है तुम लोगों की। हमने पुरुषोत्तम को नहीं देखा, हम तो खुद ही केशव को ढूंढ रहे हैं। सवाल तो उठता ना कि दोनों आकर गए कहाँ? हम खूब समझ रहे हैं तुम लोग क्या कहना चाहते हो। आजकल तुम लोग की जुबान ना कुछ ज्यादा ही निकल गई है। जुबान निकल कर ना कुत्ते को खिला देंगे। एक बार पुरुषोत्तम मिल तो जाए, तुम लोगों को तुम्हारी हैसियत दिखाएंगे। चलो। हमारे पक्ष में आना ही चाहिए और आएगा भी। बहुत जरूरी है ताकि उस जात के लोग अपने लिए आज की तरह दोबारा कभी किसी सुबह का इंतजार करते हुए ना दिखे। सेठ जी निश्चिंत रहिए, आप जीतेंगे तो हम ही। अरे उन चींटियों का हम हाथियों से क्या मुकाबला। क्या लेकिन मैं पढ़ लिख कर ऐसा जरूर करने की कोशिश करूंगा कि किसी को न्याय के लिए भटकना ना पड़े। न्याय इतना महंगा क्यों है? आई के गहने नहीं होते तो हम बैरिस्टर साहब तक पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे तो गरीबों को कभी न्याय मिलेगा ही नहीं, और सबसे ज्यादा जरूरत न्याय की गरीबों को ही है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि गरीबों को भी न्याय आसानी से मिल सके, न्यायालय तक पहुंचना उनके लिए कठिन ना हो। या तो आपको अपने ही बच्चों का केस लड़ना पड़ जाएगा, और जीत भी गए तो क्या, बच्चे तो खो देंगे ना। आप एक अच्छे वकील तो है ही, एक अच्छे बाप भी हैं, इसलिए फैसला सोच समझ कर कीजिएगा। 60 रुपए। माय लॉर्ड, राम जी के वकील साहब नदारद हैं। कानूनी प्रक्रिया में इससे यह समझा जाता है कि वकील ये मान चुका है कि वो केस हार चुका है और इसलिए वो अदालत में आना ही नहीं चाहता। विपक्ष की ओर से दलील या सबूत देने के लिए कोई अदालत में है ही नहीं, तो ये बहस तो हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि राम जी पर सामाजिक द्वेष भड़काने, लोगों की आस्थाओं पर चोट पहुंचाने और दो जातियों के बीच में तनाव पैदा करने के जो आरोप हैं, उन्हें ही सही मानते हुए इन्हें सजा सुनाई जाए। अदालत विरोधी पक्ष के वकील को अपने सामने पेश होने का कुछ और वक्त देती है। हम सब आधे घंटे के अंतराल के बाद फिर मिलेंगे। अगर वो फिर भी नहीं आए तो अदालत अपना फैसला सुनाने पे विचार करेगी। खड़े क्यों?
पैसे उठाओ और जाओ। बैरिस्टर साहब, जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। मेरे बाबा एक रिटायर्ड सूबेदार। समझो तुमसे कुछ पाप हो रहा है। और बेटा, जो व्यक्ति जीवन के अंत तक अपने आप से नजरें मिलाने के लायक बचता है, वास्तव में उसी का जीवन सफल होता है। बाबा, मुझे भी आने के पास ले चलो ना। चल। बाबा, मैं भी नजरें मिला पा रहा हूँ। मतलब मैं कोई पाप नहीं कर रहा। बैरिस्टर साहब, क्या हुआ भीमा? आई वो नहीं आएंगे। कोई वकील नहीं है, कोई गवाह नहीं है। परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अदालत को लगता है कि रामजी सकपाल ने सामाजिक संरचनाओं को तोड़ने का काम किया है और ऐसा कोई साक्ष्य या मजबूत तर्क सामने नहीं आया है जिससे ऐसा लगे कि उन्होंने जो किया है वो उस औरत के लिए ठीक था। और फिर इनके वकील का ना आना इनके पक्ष को और कमजोर करता है। इसलिए अदालत रामजी सकपाल को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाती है। सॉरी माय लॉर्ड, मैं अदालत में देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं रामजी सकपाल का वकील हूं, वरना आज ये कोर्ट एक गलत निर्णय की तरफ बढ़ जाती। योर ऑनर, अगर आप इजाजत दें तो मैं बिना वक्त जाया किए हुए अपना पक्ष रखना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, सबसे पहले मैं उस औरत के पति को यहां बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। सबसे पहले आप इस न्याय के पवित्र स्थान पर खड़े होकर कसम खाइए कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो आप ये मानते हैं कि उस औरत को आपने घर से निकाल दिया था, फिर भी वो आपकी पत्नी थी? जी हाँ। वेरी गुड। और आपका यह भी मानना है कि उस औरत की मौत किसी भी तरीके से हुई हो, लेकिन उसका दाह संस्कार आपको ही करना चाहिए था? माय लॉर्ड, मैं भी इसी धर्म का हूं और धर्म को अच्छी तरह से समझता हूं। अगर इनको अपने संस्कार के मुताबिक धर्म को मानना था तो इनको अपना मुंडन करा लेना चाहिए था। या इसको यूं समझ लीजिए कि अगर आपकी बीवी की मौत कुदरती तरीके से हुई होती तो क्या फिर भी आप अपना मुंडन नहीं कराते? जरूर कराते। बात दरअसल इतनी सी है माय लॉर्ड कि इन लोगों को रामजी सकपाल और उनकी बिरादरी से दिक्कत है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तो आपने लाश को अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया था कप्तान साहब?
रामजी सकपाल अगर वहां दाह संस्कार करने नहीं जाते तो हम लाश को कब्जे ले लेते। कब ले लेते कप्तान साहब? जब वो लाश पड़े पड़े सड़ जाती। कप्तान साहब, आप फौरन रामजी सकपाल के साथ घटनास्थल पर क्यों नहीं गए? कप्तान साहब, आप रामजी सकपाल के साथ घटनास्थल पर इसलिए नहीं गए क्योंकि आप समाज के इन ठेकेदारों लेकिन रामजी सकपाल, आपसे अदालत का एक आग्रह यह है कि आप धर्म और जाति की दीवारें मत लांघिए और पुलिस प्रशासन को अदालत हुक्म देती है कि उस औरत की मौत के असली गुनहगार की तफ्तीश शुरू की जाए। याद रखेगा, तहकीकात तो शुरू होगी सेठ जी। न्याय की आग से बचने के लिए तरकीबें सोचिए, क्योंकि उस आग की आंच भी इंसान को झुलसाने के लिए काफी होती है। धन्यवाद बैरिस्टर साहब। अगर आप सही वक्त पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता था। मेरे बाबा जीते या लाखों में एक हो। रामजी सकपाल, आपका बेटा बहुत प्रतिभावान है। ये बड़े होकर क्या बनेगा, कितना बड़ा आदमी बनेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि ये पूरी जिंदगी अपने आप से नजरें मिलाकर जिएगा, बल्कि समाज को ये दिखाएगा और सिखाएगा किस तरह से अपने आप से नजरें मिला करके जिया जाता है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूं। कभी अपने आप से नजर नहीं मिला पाएंगे। शायद तुम्हारी जितनी मदद कर सकते थे हमने नहीं की, इसके लिए हमें माफ कर दो। घर चले। भीम बेटा, तुम आगे आगे चलो, क्योंकि आज की असली विजेता तुम हो। आज तुम हमारे नेता और हम सब तुम्हारे अनुयायी। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, नहीं सिखाया है समता का सार। अच्छा सेठ जी, हम आते हैं थोड़ी देर में। नमस्कार। रामजी सकपाल, अब इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा तो वो मैं। अब चाहे अपनी पूरी दौलत लुटा दूं, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करके रहूंगा, और ये मुझे करना ही होगा, वरना इस गांव में मैं यूं ही मजाक का पात्र बनकर रह जाऊंगा। जीजा जी,
दामाद जी, आप कब आए? आपने आने की खबर भी नहीं भिजवाई। खबर भिजवा दी होती तो आप सब लोग सर के बल खड़े मिलते क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो कैसी बात है? राम जी, अपनी बेटी को जल्दी से तैयार करके लाइए। हम आज की आज जा रहे हैं। जीजा, राम जी नहीं, वो मेरे बाबा और आपके ससुर है। तू ना कम बोला कर। जितनी तेरी उम्र है ना, उसी औकात में रहेगा तो तेरे लिए बेहतर होगा। मैंने अपना पति, अपने बच्चों को छोड़ने का फैसला एक दिन में नहीं लिया था, और ना ही ऐसा है कि मुझे उनसे दूर रहकर खुशी मिलती है। जब बात मुझसे ज्यादा बढ़ गई तो मैं क्या करती आई, क्या करती मैं? सब बर्बाद हो गया आई, सब बर्बाद हो गया। मेरा घर बिखर गया आई, मेरा घर बिखर गया। मैं यहाँ हाथ मुंह धोने नहीं आया हूँ, अपने घर से हाथ मुंह धो के आया हूँ। अपनी बेटी को जल्दी तैयार कीजिए, मैं भी देखूं तमाशा कहाँ हो रहा है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आप कहीं नहीं जाएंगे, अंदर चलिए। अरे गांव घूमने जा रहा हूँ, दम घुटता है मेरा यहाँ। देखिए दामाद जी, मैं आपको गंगा की कसम, आप मुझे रोकेंगे नहीं। नौकरी लग गई, वहां भी जात के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर बेरोजगारी, पैसों की किल्लत, चिड़चिड़े हो गए। फिर ये बुरी लत पकड़ ली उन्होंने। लेकिन भीम बेटा, तू चिंता मत कर, हम समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। लीजिए, बस राम जी को मत बताइएगा, हैं? आइए आइए, बैठ के बात करते हैं। अच्छा दामाद जी, ये बताइए क्या पियेंगे, देसी, अंग्रेजी? अरे सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अंग्रेजी पूछ के थोड़ी ना पी जाती है। और वैसे भी ये हमारे दामाद है, तो इनका स्वागत करने का हक तो हमारा है ना। आप बस गिलास में अंग्रेजी डालिए, हाथ खुद ब खुद उठा लेगी। ग्लास? आइए 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 ना, आइए दामाद जी, आइए। आखिर मेरे आई बाबा ने क्या बिगाड़ा है उनका कि उनकी इज्जत को ऐसे मिट्टी में मिला रहे हैं? वो मेरे मायके में आके इस हद तक तमाशा कर रहे हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे, उनको जो भी तमाशा करना है करने दो। जब वो तमाशा करके थक जाएंगे, खुद ब खुद आ जाएंगे। और हम बेटी वाले हैं, कोई गुनहगार नहीं जो उनकी नाजायज हरकतों को बर्दाश्त करते रहेंगे। अब आप सब गम भूल कर बस पियो और जिंदगी जी। अब जाओ, देर बहुत हो गई है ना।
संभल के घर तो पहुंच जाओगे ना दामाद जी। अब उस घर का आदमी ही उस घर को बर्बाद करेगा। पढ़े रहना तो इसे। कल सुबह शुरू होगा एक नया नाटक। अब मजा आएगा सेठ जी। देखते हैं वो राम जी सतपाल और उसका बेटा भीमराव इस तमाशे से कैसे निपटते। हम तो बस यही कामना करते हैं तुम इसी तरह लड़ते रहो और जीतते रहो। आई लो लो पंकज, मिठाई खाओ खाओ खाओ। नहीं, भीम की जीत से हमें कोई खुशी नहीं मिली। खुशी हो या ना हो, मिठाई खाओ। लो खाओ खाओ। हमें नहीं खाना। पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरा बाप सो रहा था रात में तो चोरी कर लिया। खाओ खाओ, मिठाई खाओ, घटेगा तो और लाऊंगा। लो खाओ। मार पड़ेगी तो सच्चाई के लिए मार पड़ेगी ना, और अगर सच्चाई के लिए मार पड़ती है तो तकलीफ नहीं होती है। तुम ये समझ लो कि तुम सच के लिए लड़ रहे हो। जाओ अपने बाबा से कह दो। वाह भीम वाह, बहुत ही अच्छी बात कही है तुमने। जीवन के हर मोड़ पर अपनी लड़ाई ऐसे ही जारी रखना। लड़ाई तो जीवन भर करते ही रहना होगा। कल बाबा के लिए लड़ाई थी, आज दीदी के लिए, कल किसी और के लिए। और भीमराव, तू हट नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है, थक नहीं सकता है। ठीक है भीम, हो जाएंगी। लो खाओ। उन्हें छोड़ो भीम, तुम लड्डू खाओ। लो। सच को सामने लाने में तुम्हारा भी योगदान है। लो भीम। लेकिन दामाद जी अब तक आए नहीं है। पता नहीं कहाँ होंगे। ऊपर से गांव में ऐसा माहौल है, उन्हें ढूंढ। मैं ढूंढ कर आता हूँ। यहीं कहीं गए होंगे, और कहाँ जाएंगे? मैं भी बाला भैया के साथ जाता हूँ। बाला, संभल के रहना। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है, चल। चलो। नहीं जाऊंगा, कह दिया ना। नौकर हूँ तुम्हारा, हाँ? जो तुम कहोगे वही मानूंगा। नहीं जाना, जाओ। जीजा जी, नौकर नहीं हो, लेकिन जीजा जी तो हो ना। चलो घर। बाला भैया, जीजा जी नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे ना। लेकिन हम ढूंढेंगे, जितना हो सकता है ढूंढेंगे। मिली तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो यही हमारी किस्मत थी। बस आप एक काम कीजिए, गंगा के बच्चे हमें दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे हम आपको अपने बच्चे दे दे? वो सिर्फ आपकी बेटी के ही बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे भी हैं। हम बाप हैं उनके। हम हरगिज नहीं दे सकते, नहीं दे सकते।
जीजा जी भी गंगा दीदी के जाने से परेशान है। देखा कैसे दौड़ के आए थे। नाटक ही सही, बस इसी बहाने बेटी और दामाद में सुलह हो जाए और सब ठीक हो जाए। मैं तो बस इसी उम्मीद पर हूं। क्या कहते हो बाला भैया, स्कूल चले? भीम तू भी ना, चाहे हालात जैसे भी हो, तू स्कूल का समय नहीं भूलता। पढ़ाई से ही तो हालात बदलेंगे, है ना बाबा? हाँ, पढ़ाई में कोई कोताही नहीं। चलो तुम सब स्कूल चलो। चलो चलो बाला भैया। तुम कहीं चली गई हो तो खुद ही परेशान हो गए, भागे भागे चले आए। ऊपर से मैंने ये कहा कि मेरी बेटी के बच्चे हमें दे दीजिए, हम उन्हें पाल लेंगे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? उन्हें भी अपने परिवार की फिक्र है ना। देखो बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये रोना धोना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। हमने जो सोचकर झूठ बोला है वो जरूर पूरा होगा। है ही ऐसे, उन लोगों के चक्कर में जो पड़ गया ना, समझो काम से गया। खैर एक बात बताइए दामाद जी, आप यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हैं? तो क्या करता, रातों रात गंगाबाई पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं चली गई मतलब कहाँ गई? अरे मुझे क्या पता कहाँ चली गई, जब उसके घर वालों को ही नहीं पता। अब मैं अपने बच्चों को क्या कहूँ? मैं उनको बोल के आया था कि उनकी आई लिवा के आऊंगा। अब कहना क्या है, चली गई तो चली गई। मैं तो कहता हूँ जीजा जी के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ अच्छा तो नहीं बोल रहे होंगे। कहीं जीजा जी को बरगला तो नहीं रहे? हो सकता है। भी चाय वाले काका और सोना बेचने वाले काका, दीदी कहाँ गई आपको पता है? रात में परेशान थी, कहीं चले गई है। हाँ, अगर आप लोगों को मालूम है तो बता दीजिए, हम सब परेशान हैं और जीजा जी भी तब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। स्कूल जाने का मन भी नहीं कर रहा है। अरे भला जिसकी बहन ऐसे कहीं चली गई हो, उस स्कूल जाके मानते थे आप उसे। आप बस बच्चे दे दीजिए, बात खत्म। अभी ये नाटक जारी रखते हैं, क्या पता ये दामाद जी के मन में अगर गंगा के प्रति प्यार है ना, तो शायद बाहर आ जाएगा। दामाद जी कहाँ हो भाई, जरा बाहर तो आइए। देखो दामाद जी, मक्कड़ जाल से निकलने का मौका किस्मत से मिलता है, अब मिला है तो लाभ उठा लो। भाई तुम्हें तुम्हारी पसंद की बीवी मिल जाएगी और तुम्हारे बच्चों को एक अच्छी माँ। अपना शुभ लाभ देखिए आप, चाहिए यहाँ से। ये हमारे घर का निजी मामला है, हम आपस में निपटा लेंगे, आप परेशान ना हो। क्या निपटा लेंगे? क्या है घर का मसला? अब सब कुछ गांव समाज के सामने खुल गया है। बेटी भाग गई आपकी, ज्यादा हितैषी मत बनिए हमारे। जाइए आप लोग यहां से, नहीं चाहिए आप लोगों का परोपकार। ये हमारे घर का मसला है, हम खुद संभाल लेंगे। जाइए। संभालो, चलो भाई। रंजन, मैंने अभी तक मेरी लड़ाई अकेले ही लड़ी थी,
लेकिन मेरा जीवन जब खत्म हो जाएगा ना, तो मैं लोगों से कहूंगा कि मेरी इस लड़ाई में एक पुरंजन नाम का योद्धा था, जिससे रहते ही मेरी जिंदगी की लड़ाई आसान लगने लगी थी। राम जी, अरे तुम यहाँ बैठे हो? अरे उधर तुम्हारे घर में बवाल हो गया है। जीजा जी, ये देखिए, ये रही दीदी। नहीं आऊंगी मैं आपके साथ। क्यों बात को बढ़ा रही है? लेके जा रहे हैं ना, चले जा अभी अभी। दीदी डाल के नहीं जाएगी, ना ही किसी के दबाव में जाएगी। दीदी तब जाएगी जब जीजा जी दीदी को ये भरोसा दे सके कि आगे से वो सब कुछ नहीं होगा, जिसके कारण दीदी यहाँ चली आई है। दीदी रो मत, मैं बच्चा हूँ, लेकिन इतना तो समझता हूँ कि जबरदस्ती से कुछ नहीं होता। ना तो मैं जबरदस्ती करने से पढ़ रहा हूँ और ना ही जबरदस्ती करने से बाधा भी को उनके बाजा भी हमसे हटाया जा सकता है। इसलिए दीदी घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जिद और गुमान की भी एक हद होती है, समझा लीजिए अपनी बेटी को। कहाँ जाओगे तुम दोनों? बहुत दूर है, बहुत थक जाओगे। आप आई को लेकर आओगे ना वापस? बोलो पापा, आप आई को लेके आओगे ना? तुम्हारी आई आएगी तब ना, उसे तुम दोनों से प्रेम है ही नहीं। बाबा आप ही तो डांटते हो आई को। आई का चमचा हो गया है, मैं डांटता हूं वो दिखाई देता है, और वो जो करती है वो नहीं दिखता है। जा रहा हूं लेने, आएगी तो ठीक है, नहीं तो है हम बस जी लेंगे किसी तरह। लड़की भी तैयार है, आप कल के कल शादी कर लो, फिर चले जाना। आप लोग अपना अपना काम करिए। आप लोग अपना काम धंधा छोड़ के मुझे क्यों समझा रहे? कर लूंगा मुझे जो करना होगा। जाइए आप लोग यहाँ से। आप समझ नहीं रहे हैं, बहुत चालाक लोग हैं वो। सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ आप लोग ये क्यों कर रहे हैं। भीमराव और राम जी से मुकदमा हार कर भरी अदालत में आप सब लोग बेइज्जत हो गए। और फिर मेरे ससुर जी के सामने आप लोगों की कुछ चलती वलती तो है नहीं। और आप जैसे लोग मेरे वहां भी घर के आसपास हैं। शुरू में लगा था शायद आप लोग अच्छे होंगे। एक दारू पीने वाले को अगर कोई दारू पिलाता है तो अक्सर उसे सामने वाला अच्छा ही लगता है, पर जब कोई उसकी शादी के लिए दूसरी लड़की ले आए, समझ में आता है कि वो कोई कितना धूर्त और चालाक है। जाइए यहाँ से आप लोग, जाइए। निकला। अरे कोई कुछ बोलेगा? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। आई, पापा और आप ही को समझाते हो ना कि सच हमेशा जीतता है और दीदी सच के साथ है। मैंने बाबा के केस में ये भी देखा कि लड़ाई और संघर्ष ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल जाएगा।
इन्हें घर ले चलते। क्या हमें कोई भी तकलीफ मिलेगी तो जिम्मेदार वो लोग होंगे। लेकिन अभी जाने से कोई फायदा नहीं है। एक बार दामाद जी को होश आने दो, फिर इनकी गवाही से शायद पुलिस उन लोगों को पकड़ सके। कोई एहसान नहीं किया है तेरी दीदी ने। ये तो धर्म है हर पत्नी का। पति अगर किसी दर्द में या तकलीफ में हो तो कोई भी पत्नी उसकी सेवा ही करेगी ना, ये नहीं कि जाके सो जाएगी। भाभी, अब दामाद जी अपना पति धर्म कैसे निभाते हैं ना, वो नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी भतीजी अपना पत्नी धर्म बराबर निभा रही है। कप्तान साहब, आपका रजिस्टर दीजिए, मैं बयान लिखवा कर लाता हूँ। बेटा यार, दामाद जी, आप अपना बयान बोलिए, मैं लिखता हूँ। बोलिए। सीमा होती है ना, तो आप सब फड़फड़ाइए। बुरी तरह फंसे हैं सब। हम फड़फड़ाएंगे कप्तान साहब? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे कप्तान साहब, आपके लिए सोने की अंगूठी रखी हुई है, दुकान पे आ जाइएगा। कोई फायदा नहीं। अरे क्या कोई फायदा नहीं? अरे कप्तान साहब, ऐसा पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। अरे इसके पहले भी इन जैसों को हम कई बार मार चुके हैं। अरे आपने ही पूरा मामला सल्टाया ना। हमें ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर का मतलब जानते हो ना? लॉर्ड गवर्नर साहब। ये लॉर्ड गवर्नर साहब तो कैसे पहुंच गया? मिलिट्री में सूबेदार रह चुका है रामजी सकपाल। सेठ, इससे दुश्मनी मत लो, वरना इसकी सुनवाई लॉर्ड गवर्नर साहब तक होगी। और मामला ब्रिटिश आर्मी की इज्जत का है। उनके फौजी के साथ कुछ गड़बड़ हुई ना, तो अंग्रेज सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, समझे? सच्ची? चलो चलो। तुम लोगों को पाप का ये बदला इतना जल्दी चुकाना पड़ेगा, ऐसा सोचा नहीं था मैंने। क्यों? सारी औकात नब गई? अब जाते जाते वो केस का वाकया भी याद करते जाइएगा। जेल का रास्ता यादों में कट जाएगा। धर्म के विनाशक, समाज के शत्रु तू है। तुझ पे होगा।
और सही मायने में कानून की जीत तभी मानी जाएगी जब साधारण से साधारण व्यक्ति को आसान से न्याय मिल जाएगा। बाबा, एक दिन मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि सबको बराबर का हक मिल सके, सबको न्याय मिल सके और सब लोग निडर होकर जी सके। जवाब देना तो जरूरी है, लेकिन अभी कुछ भी करना सही नहीं होगा। अभी हम कुछ दिनों के लिए शांत रहेंगे। जैसे शेर शिकार करने की तलाश में छुपा बैठा रहता है ना, उसी तरह हम भी सही मौके की तलाश में रहेंगे। और जैसे ही सही मौका मिला, कसम से ऐसा झपटा मारेंगे, सांस लेने के लायक नहीं रहेंगे वो लोग। जातिगत संतुलन समाज में जरूरी है। धर्म की रक्षा उसी संतुलन से होगी। कई बार धर्म के लिए शस्त्र भी उठाना पड़ता है। भीम, तुम्हें भी अपने मन में उठने वाले जटिल सवालों के जवाब के लिए भटकना होगा, आत्मचिंतन करना होगा। जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। अंबेडकर सर, आप हंस रहे हो, ये जवाब नहीं दे रहा है। कुछ खाने को दे दो बेटा। कुछ खाने को दे दो। भाभी, रोटी बन गई है, दे दे उनको। हाँ दे दे। आप अपना हाथ आगे कीजिए। आप दोनों ऐसी हालत में क्यों घूम रहे हैं? घर पे रहिए, आराम कीजिए। भूखे हैं और एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि हम दोनों का पेट भर जाता है। जीने के लिए ही खाते हैं। जो कुछ रूखा सूखा मिलता है मिल बांट के खा लेते हैं और जी लेते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में साथ मिलकर जूझने को ही तो रिश्ता कहते हैं, और हम साथ में मिलकर जूझते हैं। बेटा, पति पत्नी का रिश्ता बनाया इसलिए है, वरना तो सब अजनबी ही सही। नमस्ते। तो दर्द तकलीफ नहीं देता है।
हमें जाने दीजिए। ऐसे कैसे चले जाएंगे जीजाजी? हम अपने दीदी और जीजाजी को अच्छे से विदा करेंगे। हाँ बाबा, संगीत तो भावनाओं को दर्शाता है ना, दीदी को अच्छा लगेगा। और हम सब फूल देखेंगे, हम सब आगे आगे नाचेंगे, दीदी और जीजाजी पीछे पीछे रहेंगे। माहौल ही बना दिया इन लोगों ने तो। दे उड़ ले। ऐसे कोई विदा करता है क्या? और क्या? अरे कल तक जिसका दामाद इतने नाटक किए पड़ा था, आज अचानक उसका हृदय परिवर्तन हो गया और अपनी घरवाली को विदाई करा के ले जा रहा है, वो भी नाचते गाते। मैं तो कहता हूँ ये हमें चिढ़ाने के लिए इनका नया बहाना है। इन लोगों को तो पटक पटक के मारना चाहिए। तो जाओ मारो मारो, 2 लोगों ने मारा था ना, अब जेल में चक्की पीस रहे हैं। तुम लोग भी जाओगे? और बेटा तुम जाओगे जहन्नुम में। अपना ध्यान रखना वो। थोड़ी देर के लिए बुलाती हूँ। बाला, आनंद, अरे धीरे धीरे। तुलसा मंजुला को भी बुलाओ। नहीं जगह नहीं है। अरे हमारे गोद में बुलाओ नहीं। अरे आई बहुत जगह तो को भी बुला लेते। खुश? कोई भी सरकार किसी भी कीमत पर जनता के हक और उनके अधिकार उनसे छीन नहीं सकती। बहुत डर लग रहा है और बाबा भी नहीं है, क्या करूं? भीम, 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 भीम। ने रात और दिन में फर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन भैया माहौल तो देखो, इतनी रात को भीम अकेला। मैं हूं ना, तुम सब सो जाओ। जाओ जाओ, मैं हूं। चलो। आओ भीम, अंदर आओ। नहीं ध्रुव, तुम आराम से छत के नीचे सो जाओ और मैं यहाँ पे सो जाऊंगा। ले जाओगे तो इतने सारे ग्लास कहाँ से लाऊंगा मैं? अच्छा ठीक है, आज तुम दूध पी लो, फिर मैं इस ग्लास को संभाल के रख दूंगा। फिर जब तुम कल आओगे तो इसी में दूध पिलाऊंगा।
अब ठीक है? कि दोनों को साथ में देख लिया, और तुम लोगों को अगर कोई काम धंधा नहीं ना, तो गांव वालों के साथ मिलकर इस मामले को भी तूल दे दो। मतलब हद हो गई। अरे तो ये रामजी सकपाल का बेटा घर घर घूमेगा? घर घर थोड़ी ना घूम रहा हूँ, घर के दीवार के इस पार ही तो हूँ। वैसे भी सोनार काका से सोना खरीदने, सोना बेचने सीढ़ियों तक तो आते ही है ना सब लोग। देखा, ये बच्चे तुम लोगों से ज्यादा समझदार हैं। कल से कुछ ज्यादा ही पक्ष नहीं ले रहा तू इन लोगों का। भीमा भाई, जल्दी से खाना बनते ही लगा देना, तब तक मैं नहा लेता हूँ, काम ढूंढने जाना है। हाँ, सोच रहा हूँ यहाँ से कहीं दूर जाके कोई अच्छा काम ढूंढूं। 4 दिन काम करके काम छूट जाएगा तो घर कैसे चलेगा? रीठा है? हाँ रीठा? हाँ, वहां पे रखा। आई गो। तो वैद्य के पास चले चलो। बाबा, अब तो आई की तबीयत भी खराब हो गया, हम खाना बनाने जाएं? जाओ। करो, तुम्हारे पापा देखेंगे तो सोचेंगे कि खाना बनवा रही हो तुमसे और पढ़ाई का नुकसान कर रही हो। जाओ तुम जाओ। हम बाबा से पूछ कर आए हैं, और तुम्हारी तबीयत से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है हमारे लिए। आई, शांति से सो जाओ। बीवा, ठीक हो जाऊंगी मैं। आई, शांति से सो ना। मेरी एक बात नहीं सुनता है वीवा। परिवार को तो निपटा ही देंगे। और ये पुरंजन तो चीटी है, चीटी। अरे इसकी क्या हैसियत जो हमें रोक सके और इस रामजी सकपाल के परिवार को बचा सके। और नहीं तो क्या। अरे ये रामजी सकपाल की तरह रिटायर्ड सूबेदार थोड़ी ना है जो इसकी हैसियत होगी। अरे जब हम चढ़ाई करेंगे ना, तो दुम दबाकर भाग जाएगा यहाँ से। बस सही समय का इंतजार करना है, सही समय का। क्या हुआ? दीदी, बहुत बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। बस तू काम कर, तू लेट जा, लेट जा। मंजुला, वो वही चीज दवाई दी ना, वो जल्दी से पीस कर लेकर आ। और तुलसा, तू गर्म पानी लेकर आ, जा जल्दी। दीदी, सर दबाइए, जोर से दबाइए। पता नहीं सर के अंदर क्या हो गया है।
बहुत दर्द कर रहा है दीदी। गर्म पानी दीदी ऐसा लग रहा है ना कि और पे लड़ा के सर फोड़ डालू मैं। अभी गर्म पानी की पट्टियां रखेंगे ना तो आराम आ जाएगा। तुलसा जल्दी कर बेटा। नहीं बुआ। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जात से, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार मेरी जात जान ले। क्या पता आपको दूसरी जात से कोई दिक्कत ना हो, लेकिन मेरी जात से हो जाए। कौन जात से हो? बिल्कुल मत घबराओ, मैं जब तक यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। कल से वक्त पर आ जाना। शुक्रिया सेठ जी। मुझे लगता है वैद्य जी के पास जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। चलो 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 जल्दी चलो। चल आजा। तुलसा मंजुला घर का ध्यान रखना, हम लोग वैद्य जी के पास जाकर अभी आते हैं। हाँ इधर एक मिनट। वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी। क्यों चिल्ला रहे हो? इस वक्त वैद्य जी का आराम करने का समय, जाओ बाद में आना। मेहरबानी करके वैद्य जी को बुला लीजिए। और इसका इलाज सिर्फ बॉम्बे में हो सकता है और इस इलाज के लिए काफी खर्च होगा, और अगर इलाज सही वक्त पर नहीं हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है। और इसी सिलसिले में मुझे आपके पति से बात करनी होगी। देखिए मेरे परिवार में खुशियाँ बहुत मुश्किल से आती है। अगर मेरे बीमारी के बारे में उनको पता चल गया तो सब उदास हो जाएंगे। इसमें मैंने कुछ दवाइयाँ मिला दी है और इसको पीसने से, सिर पे लगाने से इनका दर्द ठीक हो जाएगा। लीजिए। ये ठीक तो हो जाएगी ना? अक्सर ऐसा सर दर्द होता रहता है तो। दीदी कह रही है ना वैद्य जी कि ठीक हो जाऊंगी, हो जाऊंगी ना? ठीक हो जाओगी। चलिए चलिए, बच्चे आए होंगे, घर पे आएंगे बच्चे। भैया आप खाओगे? नहीं, मेरे पास डब्बा था ना, मैं खा के आया हूँ। तुलसा तू गर्म पानी लेकर आ। मंजुला तू ये जरा जड़ी बूटियां पीस दे जा। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ थोड़ा तो हो रहा है। दवा तो ठीक दी ना? क्यों? औरत वैद्य जी थी इसलिए उनके काबिलियत पे शक कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सोच रहा था पहली बार में कितना रोग समझ पाएगी ना, इसलिए। समझ गई वो। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? अभी दवाई दी है ना वैद्य जी ने, तो वो लेकर ठीक हो जाऊंगी तो दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ भीमा बाई, दवाई के साथ कोई समझौता नहीं, दवाई लेकर खाती रहना। हाँ लेकिन रोग ठीक हो जाएगा तो क्यों लूंगी दवाई? हाँ मैं जिंदगी भर नहीं लेने वाली हूँ दवाई। मैं ठीक हो जाऊंगी, वैद्य जी ने खुद कहा है। आप लोग मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? चोर की दाढ़ी में तिनका। तिनका नहीं, तिनके। मैं अपनी बीमारी इन सबको बताकर इनकी खुशियां खत्म नहीं कर सकती,
और ऐसे भी गरीब के घर में एक आना तो हमेशा ही कम पड़ जाता है। अब उस एक आने की व्यवस्था ये घर करें या मेरा इलाज। चल। नहीं बाबा, आपको मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रात में अकेला कैसे रहेगा तू? बाबा आप चिंता मत कीजिए, आप थक गए होंगे ना, सो जाइए, हम दोनों भाई जाएंगे। चल अब ये रोज रात वहां सोने के लिए जाएगा? भीमा भाई, कभी कभी कुछ चीजों को उसी अवस्था में छोड़ देना चाहिए, समाधान खुद ब खुद मिलता है। बाला बेटा घर चल, वो दरवाजा नहीं खोलेगा। आनंदिया, ऐसे वो रात भर डरता रहेगा। अरे भीम, लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोलेगा तो हम यहाँ क्या करेंगे? और फिर बाबा ही तो कहते हैं ना कि डर का सामना करने से ही डर को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। और हाँ, सुबह आ जाना। तुम्हारा गिलास संभाल के रखा है, तुम दूध पीना और मैं चाय पीऊंगा। और हाँ, तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है? नहीं तो क्या दीदी, मैं आपके बाल नहीं बनाऊंगा। अच्छा, नहीं बनाएगा? फिर मैं तुम्हारे बाल भी नहीं काटूंगी। डराओ मत तुलसा दीदी, आप बाल नहीं काटोगे तो और कौन काटेगा? आओ बाल बना देता हूँ। तुलसा, मंजुला, कहाँ हो तुम? अरे पुणे जाके आना भी है, देर हो रही है, चलो जल्दी। अब चलो, देर हो रही है। हाँ, चलो चलो चलो। आसपास के लोग तो इनसे रिश्ता बनाने से रहे, इसलिए जा रहा होगा किसी को ठगने। देख नहीं रहे हो कैसे तैयार होके जा रही है महारानियां? सही है ना, एक पसंद नहीं आएगी दूसरी आ जाएगी। कोई जरूरत नहीं है किसी को कोई जवाब देने की। देखो, चूजे की अम्मा चूजे को समझाई। करो करो, शादी करो। ये देखो, सुनार सेठ जेल क्या गए, उनका बेटा बर्बाद हो गया। अब सेठ जी का बेटा है तो कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, नहीं तो काम तो जात बाहर करने लायक किया है। क्यों नहीं करवा सकते? एक बार सुनार जेल से बाहर तो आ जाए, शुद्धिकरण करवाएंगे, पूजा पाठ करवाकर पूरे समाज को प्रीति भोज देना पड़ेगा। उसके बाद ही सुनार का बेटा जात में आ पाएगा। इससे सामाजिक संतुलन नहीं बिगड़ेगा क्या? इससे धर्म भ्रष्ट नहीं होगा क्या? होगा ना, बिल्कुल होगा। वही तो, चूल्हा चौका संभालने वाली औरतें अब पढ़ाई करेगी, हैं? अरे ठिठाई की भी हद होती है। कल से पढ़ लिख कर ये हमारे ही सर पे बैठेगी। अच्छा, तो वो भी हमारी तरह अलग है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। आज तक तो मुझे बस ये लगता था
कि हम लोग आप लोगों से अलग हैं, अलग ही नहीं, आपकी नजर में नीचे। लेकिन आज पता चला कि आपके साथ आपके घर में जो लड़कियां रहती हैं वो भी आपकी नजर में नीचे है। उन्हें भी आप अपने बराबर नहीं मानते, आप उनके साथ भी हमारे जैसे व्यवहार करते हैं, उन्हें भी हमारी तरह पढ़ने नहीं देना चाहते ताकि वो हमारी तरह कमजोर बने रहे। ये कितनी शर्म और दुख की बात है, लेकिन मैं गांव की लड़कियों से कहूंगा कि वो पढ़े और आके खड़ी हो जाए आप सबके बराबर। खबरदार, जो कोई भी आगे बढ़ा है तो सर फोड़ दूंगा। और भीम को क्यों मार रहे हो? शर्म नहीं आती? तू जा भीम। ध्रुव, तुम्हें इन्हें मारने की क्या जरूरत थी? ज्ञान मत दो भीम, जाओ यहाँ से। अरे जाना। हम इन लोगों के गुलाम बन के रह जाएंगे और ये बाप बेटे मिलके हमारी सामाजिक व्यवस्था तहस नहस कर देंगे। सही कह रहे हो, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। करना क्या है? चल के उनको अभी सबक सिखा देते हैं। बोल देते हैं आज राम जी से साफ साफ, या तो अपनी बच्चियों को पढ़ाना बंद करे या ये गांव छोड़कर चला जाए। चलो भाइयों, चलो। इतना अच्छा नहीं है, फिर भी उनके माँ बाप कितना अच्छा सोचते हैं उनके लिए। हाँ तो लड़कियां हैं हम, हमारा काम क्या है? सुबह से शाम तक बस माँ की मदद करना, खाना बर्तन, बस घर की सफाई करना। हाँ, और जब थक जाए तब बाहर थोड़ा खेल लेना ताकि रात का खाना वाना ढंग से बना सके। और यही सब तो करना जिंदगी भर। कितना अच्छा होता ना कि हम भी स्कूल जाते, किताब पढ़ते। यहाँ बोल दी तो बोल दी,